गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप तमाम दर्शकों को मंटुआ का प्यार भरा नमस्ते। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक अतिथि, और ये अतिथि कोई और नहीं है। ये अतिथि हमारे जाने पहचाने, हमारे अपने ही शहर के हैं, और इनसे आज हम आपका परिचय कराएंगे। और आज हम एक बहुत ही बहुमूल्य विषय पर बात करने के लिए इनको लाए हुए हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षाएं बैठे हैं, या फिर जो भी पेरेंट्स गार्जियन जिनके बच्चे इस बार इंटर की परीक्षा 12वीं की परीक्षा दिए हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 12वीं तक की पढ़ाई के बारे में हम लोगों को पता है। पहला से लेकर के मैट्रिक का एग्ज़ाम तक पढ़ाई करते हैं, फिर मैट्रिक के बाद हम लोग इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी करते हैं, और इंटर के बाद खास तौर से हम लोग जो भी मिडिल क्लास के आदमी हैं, उन लोगों के लिए लगभग दरवाज़ा बंद हो जाता है। समझ में नहीं आता है कि इंटर के बाद अब हम क्या करें। तो यह समस्या का समाधान करने के लिए हमारे साथ विपिन कांत लवनिया जी पधारे हुए हैं। लवनिया जी, पूरे दर्शक और हम अपने मंटू कुमार ब्लॉग्स चैनल की तरफ से हल्दी लगा के चंदन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंटू जी, और मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और जैसा कि आपने कहा कि इंटर के टाइम पे जो दुविधा में लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, उनके माता पिता भी हैं, वो यही दुविधा में रहते हैं कि हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और बच्चे को भी पता नहीं होता इतना कि वो क्या करना चाहिए उस टाइम पे उसको। तो इंटर के बाद, जैसा कि आपने कहा कि इंटर के बाद बहुत ही फेज़ जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। या तो बहुत अच्छा, जो इंटर में बहुत अच्छा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी बहुत अच्छा करें, और जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते, ऐसा नहीं है कि वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर आत्मविश्वास रखें, कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होने दें। जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ हमेशा अपना 100% दें, और आपको विजय अवश्य मिलेगी। मेरे पास ऐसे विद्यार्थी हैं, मैं उस जगह से हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे विद्यार्थी 12th करते हैं, और मेरा यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के विद्यार्थी हैं, जिनके पास 12th के बाद ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात करें या फिर कोई और चीज़ की बात करें। उनके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो या तो आप प्राइवेट जॉब में काम करें, दूसरा ऑप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। तो आप इसको किस तरीके से बाइफरकेट कीजिएगा। अभी जो हमारे विद्यार्थी जो देख रहे होंगे, जो 12th की एग्जाम में दिए, मतलब उनका कहीं ना कहीं देखा जाए तो 18 के आर पार में एज होगा, 17, 16, 18, 19 लाइक दैट। उनके लिए आप कौन कौन से प्रेफरेंस दीजिएगा जो गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्योंकि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आयकर विभाग में विपिन जी कार्यरत हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और ये अपने छोटे भाई को अपने साथ रख के पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना दर्शकों के लिए गाइडलाइंस का काम करें हमारे विपिन जी, अपने अनुभव बताएं। तो आप उन विद्यार्थियों को किस तरीके से बांटिएगा, उनको कौन सा ऑप्शन उनके लिए आपके हिसाब से होना चाहिए? जी मंटू जी, मैं आपका प्रश्न अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटर के टाइम पे, इंटर जब लोग अपीयर हो रहे होते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके बाद उनके पास एक तो दो तरीके की फैमिलीज से आते हैं लोग। या तो बहुत ही समृद्ध फैमिली से होंगे, या फिर मध्यम परिवार या गरीब परिवार से होंगे। तो जो बहुत उच्च परिवार से आए हुए हैं, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट जॉब में जाना कोई व्यर्थ ही है। तो मैं भी उन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो जाएं गवर्नमेंट जॉब में। तो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं और जो गरीब परिवार हैं, तो उनको ज़रूर मैं कहूँगा कि वो कंपटीशन क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन कंपटीशन क्षेत्र में आना चाहिए तो किस क्षेत्र में? कंपटीशन में भी काफ़ी सारे फील्ड हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि 16, 17, 18 साल के जो स्टूडेंट होते हैं, तो या तो दो तरीके के उनमें भी स्टूडेंट होते हैं जो या तो फिजिकली फिट होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फिजिकली फिट नहीं होते लेकिन मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो जो फिजिकली फिट हैं और थोड़ा नॉलेज भी है, उनको पढ़ाई में थोड़े अच्छे भी हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं कोई बात नहीं, लेकिन फिजिकली फिट हैं, तो मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि वो एयरफोर्स, नेवी, इन सब की कंपटीशन में जाएं, और वो वहाँ पे अपना देश हित में अपनी सेवा दें। और बाकी जो मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको मैं सही डायरेक्शन यही देना चाहूँगा कि वो अपने जिस भी फील्ड में उनका, जैसे बैंकिंग में अगर उनका इंटरेस्ट है, एसएससी में उनको इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, उस
फील्ड के हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें ग्रेजुएशन के लिए, और कंपटीशन क्षेत्र में वो साथ के साथ उतरना चाहिए। उन्हें जितनी जल्दी हो सके उनको कंपटीशन फील्ड में आकर अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी चालू कर देनी चाहिए। कहते हैं अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो विपिन जी का कहना यही है कि समय पर आपको फोकस करना पड़ेगा और समय पर आपको किस चीज़ की तैयारी करना है उसको आपको अपने आप में समझना पड़ेगा। आपका विपिन जी ने घुमा फिरा करके यही कहा, आपका जो दिल कर रहा है वही कीजिए, लेकिन डिसीजन एक सही समय पर आप विद्यार्थियों को लेना पड़ेगा। तो आपका मेन ये कहना है कि जो विद्यार्थी का फिजिकली फिट है, मतलब हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह वगैरह जो भी मापदंड है डिफेंस के लिए, यदि आप पूरी तरह से उस पर खरे उतरते हैं और यदि आपका सपना है कि देश की सेवा करें डिफेंस में जा करके, तो आपके लिए सबसे बहुमूल्य समय है, क्योंकि उसमें 18 से 21 और 18 से 23 समथिंग लाइक दैट एज है, क्योंकि उसके बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब ऑप्शन बचे रहेंगे। तो वो तो एक तरीके के होंगे। दूसरे तरीके के ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसएससी की तैयारी अभी से ही करना, मान लीजिए जिनका हाइट कम है, शुरू से वो सोच रहे हैं कि अब मुझे एसएससी में जाना है या रेलवे में जाना है या बैंकिंग में जाना है। इन विद्यार्थियों को आप क्या सजेस्ट कीजिएगा कि इनके लिए आपका क्या राय है विपिन जी? जी मंटू जी, जैसे कि आपने बताया कि जो जिनका फिजिकली फिट है वो उनको तो उस फील्ड में जाना ही चाहिए देश हित के लिए, सेना भर्ती में। और जो अपना मेंटली जो काफ़ी स्ट्रांग हैं उनको, जैसे किसी का अगर जैसे जीएस किसी का अच्छा है तो उनको रेलवेज प्रीफर करना चाहिए, मैथ्स जिसका अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, उनको एसएससी के लिए जाना चाहिए। किसी का बैंकिंग में रुचि है उनको बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए। तो ये काफ़ी सारे फील्ड हैं जिनमें स्टूडेंट्स को जाना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आपको ग्रेजुएशन को तो साथ लेके चलना ही है, लेकिन पूरा 100% फोकस ग्रेजुएशन पे नहीं रखना है, वरना आपके 3 साल 4 साल उसमें ख़राब हो जाएंगे। और अब उसके बाद अगर आप कंपटीशन में आएंगे तो प्रतिवर्ष आप लाखों स्टूडेंट जो कंपटीशन में आ रहे हैं उनसे पीछे होते जाएंगे, और आपके लिए कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लोग, जब आप 4 साल बाद अपीयर होंगे तो उस समय कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा जा चुका होगा। तो बेहतर यही है कि आप इंटर के जैसे ही एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद ही आपको कंपटीशन में आ जाना चाहिए, और अपना ग्रेजुएशन भी आप साथ के साथ पढ़ाई करते रहने चाहिए। बिल्कुल, कहने का मतलब है यदि आपको कंपटीशन में आना है तो आपको समय पे ही आना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन भी विपिन जी ने बताया आपको साथ ही साथ करना पड़ेगा। और उनके लिए है जो समृद्ध परिवार से नहीं आते हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, हम लोग जैसे आते थे, इंटर करने के बाद पता नहीं चलता था क्या करें अब, क्योंकि ग्रेजुएशन लंबा समय होता है और उतना शायद आपके पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो धनी परिवार के हैं, जिनके पास धनी परिवार मतलब जिनके पास समृद्ध हैं, उनके माँ बाप या फिर जो भी कमा रहे हैं, अच्छे खासे उनका बैकग्राउंड है, उनको ये सब चक्कर में पड़ने का जरूरत नहीं है। उनके लिए विपिन जी बताया, विपिन जी ऐसे भी उनके लिए बहुत सा ऑप्शन है, उनको ये वीडियो देखने का भी जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है उनके लिए। लेकिन वो जो गरीब परिवार से आते हैं, जो विद्यार्थी जिनके पास इंटर के बाद ऑप्शन नहीं रहता, और वो यदि 3 साल इधर ग्रेजुएशन करते हैं तो फिर उनका जो भी मतलब सेविंग है पेरेंट्स का, और दबाव आने लगता है घर से कि अब कब कमाएगा, क्या करेगा, इसका कुछ पता नहीं है। तो आपको समय रहते ही, आपको कहते हैं स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। लोहा जब गर्म रहेगा ना, हथौड़ी जो भी बनाना चाहते हैं, खुरपी, हंसुआ सब बन जाएगा, लेकिन लोहा ठंडा जाएगा ना, आप पीटते रह जाइएगा, भुकरी भुकरी हो जाएगा, लेकिन वो लोहा समय पर ही आपको पीटना पड़ेगा यदि उसको कारगर करना है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब यही है कि यदि आपने इंटर किया है और इस क्षेत्र में आना है तो आप बेहिचक, बिना समय गवाए जल्दी से जल्दी आप इस फील्ड में आइए। लेकिन इस फील्ड में आने का जो फायदा है और जो नुकसान है, दोनों आप बताइए विपिन जी, कि विद्यार्थी जो आना चाहते हैं, वीडियो देख करके मोटिवेट हो गए, मुझे तैयारी करना है, मुझे जॉब लेना है। विपिन जी जैसे आप इनकम टैक्स में एसएससी के जरिए आए हैं, तो और विद्यार्थी हैं वो भी आना चाहते हैं। तो आपने जो कठिनाई सामना किया है, विद्यार्थियों को क्या कठिनाई उसका सामना करना पड़ेगा, उससे भी आप परिचय कराइए। जी मंटू जी, तो कठिनाइयाँ तो जैसे ही आप इस फील्ड में आएंगे तो वहीं से आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सिलेबस के लिए बुक्स पता होनी चाहिए प्रॉपर, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से टीचर्स को फॉलो करना है। ये सारी कठिनाइयाँ तो आएंगी, और बीच में आपको हो सकता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी 1-2 एग्ज़ाम में रिजल्ट ना मिले, तो आपको हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर बना के रखना है, आत्मविश्वास कभी नहीं खोना है। यही मतलब इस एग्ज़ाम को फाइट करने का यही एक तरीका है कि आपको कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खोना है। और अच्छे कुछ बुक्स हैं, और
आपके टीचर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करते रहिए। खुद से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो ज़रूरी है ही, वो तो 60-40 का अनुपात रहेगा ही, लेकिन आप ज़रूर दूसरी बुक्स को प्रीफर करते रहें। और इसमें आने का जो लाभ होते हैं वो यही है कि आपको ज़िंदगी भर गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, और आपको कहीं भी जॉब के लिए प्राइवेट जॉब की तरह, जैसे अभी आपने देखा कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई, बेरोज़गार हो गए बहुत सारे लोग, बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो काफ़ी सारी सिक्योरिटी भी है गवर्नमेंट जॉब में आने की। मेरा सवाल यह है कि विद्यार्थी को कितना देर मेहनत करने के लिए बोलिए, कितना देर पढ़ाई करना चाहिए? कम से कम 6 घंटे तो प्रतिदिन इतना तो देना ही देना है। इससे अगर आप ऊपर दे सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन घंटे की मैं अगर जैसे आपने बोला तो घंटे का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मंटू जी। कोई किसी व्यक्ति की क्षमता के ऊपर है, वो कोई 1 घंटे में भी ऐसा पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे किताब लेके बैठा रहे तो भी कुछ नहीं करेगा। तो मतलब आप फोकस्ड होके पूरा ध्यान लगा के अगर आप 5-6 घंटे भी और निरंतर देना है आपको, ये नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन फिर आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, तो ऐसे इस फील्ड में आने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको निरंतर प्रयास करते रहने पड़ेंगे। परसिवरेंस, परसिस्टेंस और एनकरेजमेंट भी आपको डेली चाहिए। जाते जाते दर्शकों के लिए आप क्या ऐसा कोई शब्द बोलिए जो दर्शक के जोश और जुनून, जो भी हमारे विद्यार्थी देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं जी, उनके लिए थोड़ा सा ताकतवर्धक कोई चूर्ण यदि आपके पास हो तो आप वो चूर्ण यहाँ पर दे सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी मंटू जी, जैसा कि मैं आपकी वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला कि आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोना है। इस फील्ड में आए हो तो आपको लगातार हो सकता है कई बार नेगेटिव रिजल्ट भी आए, आपको नई संभावना है कि आपको सिलेक्शन ना हो पाए, तो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो उसके लिए मेरे पास एक श्लोक है, मैं वो बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, श्लोक सुनाइए और हमारे दर्शक को प्रेरित कीजिए कि जो भी दर्शक खामोश बैठे हैं जी, इंटर करने के बाद उनका अब दरवाजा बंद सा लग रहा है कि अब क्या करें, ग्रेजुएशन में नाम लिखा करके अब क्या करना है, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जिनको लगता है तो 2-4 साल बाद आने से अच्छा है कि आप अभी ही मैदान में कूद जाइए, ये 2-4 साल आपके लिए बैकअप हो जाएगा जी। तो उनके लिए आप अपना श्लोक सुनाइए और उनको ताकत दीजिए। जी, तो मंटू जी, सर्व संभाव्यते त्वयि, इसका मतलब है तुम में सब संभव है, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना होगा कि मैं इस फील्ड में, कंपटीशन फील्ड में जाना चाह रहा हूँ तो मैं ज़रूर ही सफलता प्राप्त करके रहूँगा। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान्यबोधः, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक नहीं रुकना है तब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेना है। तो मैं आपके दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा मंटू जी कि अपनी जी तोड़ मेहनत करिए और इस फील्ड में जल्दी से जल्दी आप अपना प्रयास जारी करके जो भी आपकी मंजिल है वो प्राप्त कीजिए। विपिन कांत लवनिया जी के बात से हमने यही निष्कर्ष निकाला, प्रयास आपको करना पड़ेगा, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब की ही आप तैयारी करें, जिस भी क्षेत्र में हो आप प्रयास करते रहें और कभी भी शांत और खामोश नहीं बैठे, अपना प्रयास निरंतर कायम रखें। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम आपको कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को अपने अनुभव बताया, साझा किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद मंटू जी। और क्योंकि आपने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि जनहित में जो भी आप वीडियो जारी कर रहे हैं, इससे बच्चों को जो गरीब परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं, उनके लिए डायरेक्शन मिलेगा एक, तो ये आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इसके लिए हम सभी आभारी हैं आपके, और हम हमेशा आपको समय देने के लिए तैयार हैं जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े। और इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तमाम दर्शकों को भी यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।